रोमांचक और अभूतपूर्व समय है। आज से कई पीढ़ियों बाद लोग पलटकर इस युग को देखकर कहेंगे कि ये कितना रोमांचकारी युग रहा होगा। ये पुराने की मृत्यु और नए के जन्म का समय कहा जाएगा। इस युग में उथल पुथल बहुत थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। ऐसे समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों को अपने घिसे हुए जीवन रक्षकों से चिपके हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था वो दौलतमंद होता था। बाद में दौलत जमीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादन से जुड़ गई और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज्यादा जानकारी होती है वो दौलत का स्वामी होता है। समस्या ये है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं या हदों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह के जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज्यादा तेज और ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टी मिलियनियर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते और अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि परिस्थितियां पहले जैसी ही रहें, इसीलिए वो परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी नौकरियां छूटने या अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि समस्या का कारण वो खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वो विचार या कार्यशैली संपत्ति थी, वो पुराना जमाना अब जा चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश करने का तरीका सिखा रहा था। एक महिला क्लास में अपनी सहेली को साथ लेकर आई थी। उस सहेली का हाल ही में तलाक हुआ था। स्त्री धन तय करने की प्रक्रिया में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वो अब कुछ जवाब खोज रही थी। उसकी सहेली को लगा कि शायद इस क्लास से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गेम लोगों को यह सिखाने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलते समय वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच नकदी का प्रवाह होता है और किस तरह दौलत की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को इस बिंदु तक बढ़ाना होता है कि वो आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने और तीव्र मार्ग पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैं कह चुका हूं, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कई इससे प्रेम करते हैं और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस महिला ने कुछ सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया। शुरुआती दौर में उसे एक खिलौना कार्ड मिला जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह, मुझे नाव मिल गई। इस पर उसकी सहेली ने उसे समझाया कि संख्याएं उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे काम करती हैं। इससे वो कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं थी। बाकी खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब उसकी सहेली ने उसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो का असली आपसी संबंध समझाया। जब उसे एहसास हुआ कि अंक कैसे काम कर रहे थे तो अचानक से उसे समझ आ गया कि उसकी नाव तो उसे जिंदा खा रही है। खेल में बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसे एक बच्चा हो गया। यह खेल उसके लिए एक भयानक अनुभव साबित हुआ। क्लास के बाद वो महिला मुझसे बोली कि उसकी सहेली बहुत विचलित हो गई है। वो क्लास में निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि इतने मूर्खतापूर्ण खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या उस खेल में किसी तरह उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है।
इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल उसकी अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वो चली गई। वेल डन! आपने डेली गोल के साथ वीकली गोल भी पूरा कर लिया है और 100 बोनस कुकू पॉइंट्स के साथ आप चले गए हैं नेक्स्ट लेवल में। ऐसे ही लेवल अप करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सन 1984 से मैंने वो करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्दी ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। सन 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशंस के माध्यम से सिखाना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूं। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूं कि वो खेलों को इस नजरिए से देखें कि ये उन्हें उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वो तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फोन करके ताजा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वो खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने या उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीजें थीं जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वो नाराज थी क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था, और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम संपत्तियां थीं। उनके बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें न समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब के काम पुरुषों के होते हैं। वो घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वो खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहां जा रहा है। साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की ही तरह संसार भी हमेशा हमें तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पैंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेट में उंगली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पैंट नहीं सिकुड़ी है, कोई दूसरी चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो गेम इस तरह से तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आ जाते हैं तो सवाल है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं? यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए और विविध वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वो ज्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती और वो अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं। और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है
जो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। बरसों पहले वो सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में वो काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वो था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। अब समस्या ये थी कि वो कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं वो उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह भी कम है। अब वो गुजारा करने लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को ये शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल जिंदगी में भी यही करते हैं। वो बैठे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर वो शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वो चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसीलिए वो जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों को एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वो उसे जोर से पढ़ते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वो उस अवसर को नहीं देख पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वो ये नहीं देख पाते कि ये चूहा दौड़ से बाहर निकलने की उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाकी सभी लोगों से ज्यादा होते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। अगर अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? अगर आपका अनुमान गलत है और आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज नहीं मिलती है तो आप किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में कैसे बदल सकते हैं? यही वित्तीय बुद्धि है। इसका संबंध इस बात से उतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। ये इस बारे में है कि आप पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसा बचाओ और कर्ज लो। अब सवाल है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज्यादा खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसा उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपकी वित्तीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो वैसा ही है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हों। बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से पैसे ढालना शुरू किया था तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो कहते थे, अमीर लोग पैसे बनाते हैं, तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। अगर तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज नहीं है तो तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा अमीर बन सकते हो। ये क्या है? ये सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज नहीं है तो फिर ये है क्या? धन वही है जिसके बारे में हम एकमत हो जाएं। अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे।
हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। सूचना युग में पैसा बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं। जो लोग जीविका के लिए शेयरों या निवेशों का कारोबार करते हैं, वो इसे सारे समय होते देखते हैं। अक्सर शून्य से लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाए जा सकते हैं। और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। ये अनुबंध से होता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है। टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने और एक पल बाद बेचने के लिए बस फोन भर करने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा क्यों विकसित करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसे बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूं। और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करते हैं। इसके अलावा यहीं पर रोमांच है। यही है जो हो रहा है। ये फैशन में है, ये भयावह है और ये मजेदार भी है। इसीलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूं और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूं। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूं जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स, एरिजोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियनियर बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वो विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। अब समस्या यह है कि ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वो बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेज में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूंकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसीलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। ये निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $1 लाख थी, वो अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से $2,000 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं,
फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। ये जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के $2,000 $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वो खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न होते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार किया गया है। 10% ब्याज पर $4,000 प्रति वर्ष का कैश फ्लो आमदनी में जुड़ जाता है।